ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब की बार हम किसको किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर। जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक था हमारा उसमें लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था। अब दोनों क्योंकि लिक्विड थे तो ज़्यादातर लिक्विड आमतौर पर वोलेटाइल होते हैं, तो अगर दोनों ही वोलेटाइल हैं तो दोनों ही वेपर फेज में जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर सॉलिड आमतौर पर कैसे होते हैं, आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं। अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर फेज में नहीं जाने वाला, तो अगर ये वेपर फेज में नहीं जाएगा तो प्रेशर भी नहीं लगाएगा। वेपर प्रेशर सिर्फ किसका बचा रह जाएगा, लिक्विड का वेपर प्रेशर बचा रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ, इसके अंदर ये पार्टिकल्स जो थे ये सारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है हमने यहाँ पर, प्योर सॉल्वेंट। सारे पार्टिकल सिर्फ 1 के हैं यहाँ पर, 2 का एक भी पार्टिकल नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पर भी सारे के सारे किसके पार्टिकल्स होंगे, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल होंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूट का एक भी पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है। और वेपर फेज में भी सिर्फ किसके पार्टिकल्स जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही जाएंगे। इसको मैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, ये गैशियस मॉलिक्यूल्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। इनको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि सरफेस पर कितने मॉलिक्यूल्स मान लेता हूं मैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द सरफेस, ठीक है। किसके मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैंने इसका लिड खोलकर इसमें जो कोई सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट भी कौन सा वाला, सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया इसके अंदर मैंने। और सॉलिड सॉल्यूट कैसा होता है, आमतौर पर नॉन वोलेटाइल होता है। कुछ केसेस हैं जो वोलेटाइल होते हैं जैसे कैम्फर वगैरह हो गया, वरना आमतौर पर सॉलिड कैसे मिलेंगे आपको, नॉन वोलेटाइल मिलेंगे। तो अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मान लो 30% डाल दिया इसके अंदर, 30% का मतलब 10 में से 3 पार्टिकल्स किसके होंगे, आपके सॉलिड के होंगे, और 7 पार्टिकल्स किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। तो सरफेस पर क्योंकि 10 पार्टिकल थे, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल बनाता हूं। लेकिन इन 10 में से कितने पार्टिकल सॉल्यूट के आ जाएंगे, आपके 3 पार्टिकल्स, 1 2 3। ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स आपके किसके हैं यहाँ पर, ये तीनों पार्टिकल्स सॉल्यूट के हो जाएंगे। और बाकी पार्टिकल्स किसके बचे रह जाएंगे, आपके ये सारे के सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो अब सोचें जरा कि ये जो लिक्विड था ये जब गैशियस उसमें जाएगा, ये गैस फेज है, तो प्रेशर यहां सारा का सारा सिर्फ कौन लगा रहा है, ए के पार्टिकल्स ही लगा रहा है, 1 के पार्टिकल्स ही लगा रहे हैं, 2 तो है ही नहीं यहां पर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P01, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें जरा, इसके अंदर क्या हुआ कि 1 के ये 1 वाले पार्टिकल हैं ब्लैक वाले, और रेड वाले किसके पार्टिकल हैं, 2 के पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल तो क्योंकि नॉन वोलेटाइल हैं तो ये तो ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है। तो सिर्फ ऊपर कितने पार्टिकल जाएंगे, अब की बार 7 पार्टिकल ही जा पाएंगे क्या ऊपर, सिर्फ ये 7 पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। तो वेपर प्रेशर भी किनका लगेगा, सिर्फ इन्हीं पार्टिकल्स का लगेगा। तो इसको अब क्या मैं बोलूंगा, ये सॉल्यूशन है आपका, ओके, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर अभी भी लेकिन सिर्फ कौन लगा रहा है, आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही लगा रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे P1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ना कि प्योर सॉल्वेंट। ये सिर्फ सॉल्वेंट है आपका, प्योर नहीं बचा अभी। अब ये सॉल्वेंट किसके अंदर है, इन सॉल्यूशन में है। समझ में आई नहीं बात। तो ये पार्टिकल्स प्रेशर लगा रहे होंगे। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि P1 और P01 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि राउल्ट्स लॉ के हिसाब से P टोटल जो होता है वो किसके बराबर होता है, P1 प्लस P2 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं तो इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 1 के पार्टिकल ही ऊपर वेपर फेज में जा पाएंगे, 2 के पार्टिकल वेपर फेज में जा ही नहीं पाएंगे। और अगर वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे तो इनका प्रेशर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू कितनी हम लिख लेंगे, 0। तो यानी कि टोटल प्रेशर वो सारा का सारा सिर्फ किसकी वजह से होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से होगा। सॉल्यूट के पार्टिकल्स का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ओके। तो कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट में बोल दे कि फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट,
तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते के साथ ही Pt इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, P1 के, क्योंकि P2 तो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देनी है, वरना क्वेश्चन नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको अगर मैं बुक से देखूं, अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशंस कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड को किसके अंदर डिसॉल्व किया है आपने, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, केन शुगर हो गया, ये सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ये डिसॉल्व कर दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये तो वाटर तक डिसॉल्व करने की बात हो गई। बाकी आयोडीन सल्फर को किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो कार्बन डाइसल्फाइड तो आपका वोलेटाइल होता है, लेकिन आयोडीन सल्फर ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। इसी तरह से वाटर तो वोलेटाइल होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर ये सारे आपको पता होंगे कैसे होते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जाहिर सी बात है, वाटर की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं और सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इनका अलग अलग होता है। सोडियम क्लोराइड का तो बिल्कुल 0 होगा। ठीक है, वी हैव लर्नड इन यूनिट 5 क्लास 11, यूनिट 5 आपका स्टेट्स ऑफ मैटर था, that liquid at a given temperature vaporizes and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapors of liquid over the liquid phase is called vapor pressure। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, in a pure liquid the entire surface is occupied by the molecules of liquid। ये आपका entire surface, इसके अंदर ये सारे के सारे पार्टिकल्स, सब जगह पर यहाँ कौन आ रहा है, सिर्फ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कौन सा वाला लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड जो है। इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया और ये ऐसा बन गया। 1 मोल सॉल्वेंट है, 1 मोल सॉल्यूट है, मतलब दोनों की क्वांटिटी इक्वल इक्वल है। If a non-volatile solute is added to the solvent to give a solution, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इक्वल इक्वल क्वांटिटीज है दोनों की। ठीक है, 1 मोल सॉल्वेंट है, 1 मोल सॉल्यूट है, यानी कि 5 मॉलिक्यूल सरफेस, अगर टोटल 10 मॉलिक्यूल थे तो 5 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के होंगे यहाँ पर और 5 मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के होंगे। जैसे एक, इनको मैं डार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ये 1 मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पर वो किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, और 5 मॉलिक्यूल्स किसके हैं यहाँ पर, सॉल्वेंट के हैं। तो इसका मतलब पहले 10 मॉलिक्यूल थे, अब सिर्फ कितने मॉलिक्यूल बचे रह गए, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स बचे रह गए। तो ऊपर भी कितने में से जाएगा, 5 में से ही कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। अब 5 के 5 भी जा सकते हैं या 5 में से 4 भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 8 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं 10 में से। ठीक है, तो यहां पर 5 में से जाहिर सी बात है 4 मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, तो वेपर प्रेशर को भी क्या होना पड़ जाएगा, रिड्यूस होना पड़ जाएगा। क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूट की वजह से कोई वेपर प्रेशर यहां पर नहीं है। ठीक है, यही बात यहां लिखी हुई है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सोलली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर रह जाता है, सॉल्यूट का तो वेपर प्रेशर है ही नहीं। This vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be lower। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल्स ऊपर गए थे और यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा पा रहे हैं। 8 ऊपर क्यों गए थे, क्योंकि पूरे सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे। यहाँ पूरे सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं है, आधे सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल आ चुके हैं यहाँ पर, जिन्होंने रास्ता घेर रखा है कि हम तुमको नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। देयर बाई फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस। पहले ज्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे सरफेस पर, 10 मॉलिक्यूल थे, अब 5 बचे रह गए।
कंसिक्वेंटली उसकी वजह से द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस एंड दस द वेपर प्रेशर इज ऑल्सो रिड्यूस। पहले 8 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, अब सिर्फ 4 मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है ना। ओके, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर of the solvent depend on the quantity of non-volatile solute present in the solution। तो जैसे यहाँ पर हमने जो ये 10 मॉलिक्यूल सरफेस पर माने थे, तो इन 10 में से अगर आपने 3 मॉलिक्यूल सॉल्यूट के डाल दिए तो 7 ऊपर जा सकेंगे। अगर आपने 4 डाल दिए तो ऊपर सिर्फ 6 जा पाएंगे। अगर आपने 5 डाल दिए तो ऊपर सिर्फ 5 के जाने के चांस रह जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने इसके अंदर डाला है उसके हिसाब से वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर उतना ही क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वेरी गुड। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, अब समझें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड लेता हूँ या फिर मैं यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड ले लेता हूँ, तो सोडियम क्लोराइड हो या पोटेशियम क्लोराइड हो, चलो एग्जांपल थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि ग्लूकोज ले लूँ मैं, ठीक है, C6H12O6 या C12H22O11 ले लेता हूं मैं, ये सुक्रोज हो गई या ये, और ये आपका ग्लूकोज हो गया। तो दोनों जब हम डालेंगे तो एक मान लो 5 मॉलिक्यूल मैंने डाल दिए, इसके भी 5 मॉलिक्यूल और इसके भी 5 मॉलिक्यूल। तो जब 5 मॉलिक्यूल डालूंगा मैं सरफेस में, 10 में से 5 जगह पर ग्लूकोज ने जाकर घेरी, ये 10 में से 5 जगह पर कौन जाकर बैठ गए, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स जाकर बैठ गए। तो मेन चीज तो यह है कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सरफेस पर जाकर बैठ रहे हैं ताकि ऊपर ना जाने दें। तो चाहे वो ग्लूकोज बैठे चाहे वो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाकर बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर तो सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से बचा रह जाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स की वजह से बचा रह जाएगा। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। For example, decrease in vapor pressure of water by adding 1 mole of sucrose to 1 kilogram of water is nearly similar to that produced by 1 mole of urea to the same quantity of water at the same temperature। आप यहाँ पर यूरिया डाल दें, 5 मॉलिक्यूल किसके डाल दिए आपने, यूरिया के डाल दिए। तो अगर आपने 5 मॉलिक्यूल यूरिया के डालेंगे तो वो भी वहीं जाके बैठने वाले हैं। तो मेन चीज़ है कि नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर पर डिपेंड करेगा। और इसको आप याद रखेंगे क्योंकि आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो आएंगी उसके अंदर ये बहुत काम की चीज है। ठीक है। अच्छा, राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई सा भी सॉल्यूशन हो आपका, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि अगर आपका कंपोनेंट वोलेटाइल ही नहीं है तो पार्शियल वेपर प्रेशर कहां से आएगा उसका, समझ में आई ना बात। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस यहां पर एक वर्ड और ऐड कर दिया है, क्या ऐड किया है, वोलेटाइल को ऐड किया है, वरना ये बिल्कुल सेम लॉ उसी तरह से जो अभी पीछे हमने पढ़ा था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन वोलेटाइल, व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, जो अभी हमने केस देखा, The only the solvent molecules are present in vapor phase। वेपर फेज में सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉल्वेंट के होंगे, एंड कंट्रीब्यूट टू द वेपर प्रेशर। लेट P1 किसका प्रेशर मान के रखा था हमने, सॉल्वेंट का। तो लेट P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, X1 इज द मोल फ्रैक्शन, P01 इज द वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अगर मैं P1 की बात कर रहा हूं क्योंकि सॉल्वेंट का ही प्रेशर होगा, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, ये राउल्स लॉ से पढ़ा था हमने। अच्छा, इसको इक्वेशन की फॉर्म में अगर आप लिखें तो P1 इज इक्वल टू P01 X1, ये इसकी इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। तो अगर आप इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करें तो c की जगह पर कितना है यहाँ पर, 0, इंटरसेप्ट कुछ नहीं होगा। तो y एक्सिस पर हम प्रेशर रख देंगे और x एक्सिस पर क्या रख देंगे, मोल फ्रैक्शन। तो y एक्सिस पर वेपर प्रेशर हो गया और x एक्सिस पर कौन आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट का तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर रखेंगे नहीं, है तो लेकिन रखेंगे नहीं क्योंकि उसका वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। ठीक है।
तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर स्लोप कौन है, कंपेयर करके देखें स्लोप कौन है, पी नॉट वन है। पी नॉट वन वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, जो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो ये स्लोप हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात। तो इस तरह से ये ग्राफ सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का बन जाएगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए लिक्विड विच इज वोलेटाइल। ठीक है, तो उसमें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ये बनेगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट वन, जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। द प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज लीनियर, ये प्लॉट आ गया। ठीक है।